हेलो एवरीवन, आई क्वेश्चन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है दिव्य त्रिपाठी। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग सिटीजनशिप के उस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हम लोगों ने अभी उसको मोटा मोटा समझ लिया कि सिटीजनशिप किस आर्टिकल में आता है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ कहाँ पे मेंशन है, और उससे रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट थे उसके बारे में हम लोगों ने समझ लिया था। अब बात आती है कि नागरिकता का जो राष्ट्रीय रजिस्टर है, यानी कि नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन है, उसको समझते हैं। और ऐसे ही कई सारे ऐसे टॉपिक हैं जिनको समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें हो गया आपका, आगे देखेंगे, PIO कार्ड। और उसके बाद जो हम लोगों का है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। और उसके बाद जो भी सिटीजनशिप ऑफ इंडिया का जो असम का सिनेरियो है उसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। तो ऐसे ये सारे टॉपिक्स रहने वाले हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। हम लोग नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन से, यानी कि NRC से समझते हैं कि ये टॉपिक क्या है। तो NRC के बारे में अगर बात करें तो नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर 1951, इसको आप ध्यान रखिएगा, 1951 का है ये। और प्रत्येक गांव के संबंध में 1951 की जनगणना के बाद तैयार किया गया एक रजिस्टर है, जिसमें घरों या जोत को क्रम से दिखाया गया है। और प्रत्येक घर या जोत में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, यानी कि आप संख्या याद रखिएगा, जिसमें जैसे कि मान लीजिए किसी घर में या फिर किसी भी प्लेस पे जो लोग रह रहे हैं उनकी संख्या और उनके नाम को संकेत दिया गया है। तो उसके बाद देखते हैं कि इसमें आगे क्या बताया जा रहा है। 1951 में NRC केवल एक बार प्रकाशित हुआ था। ठीक है, 1951 के बाद सिर्फ एक बार प्रकाशित हुआ था। और उसके आगे समझते हैं लिगेसी डेटा 1951। लिगेसी डेटा 1951, NRC और 1971 की मतदाता सूची। यानी कि अगर इसकी बात करें तो 24 मार्च 1971 की आधी रात तक। तो ये एक टाइम पीरियड है, इस बीच में ही इसको बताया गया है कि अगर मतदाता सूची की बात करें तो ये डेट आप याद रखिएगा, इतने टाइम तक इसको मेंशन किया गया है। ठीक है। उसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें, भारतीय नागरिकता उन्हें दी जाती है जिनके नाम पर इन दस्तावेजों और उनके वंशजों पर दिखाई देते हैं। भारतीय नागरिकता यानी सिटीजनशिप अगर इंडिया की किसी को चाहिए तो उसमें उनका नाम दर्ज होना चाहिए इस डॉक्यूमेंट में। और या फिर उनके वंशजों, उनका नाम इसमें दिखाई देना चाहिए, तभी वो भारत की नागरिकता पा सकते हैं। तो ये आपका हो गया NRC। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद अब बात करते हैं PIO की, यानी कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो ये कार्ड किस तरीके से किसी को मिलता है और उसके क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या उसके मापदंड है, इसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले इसमें बताया जा रहा है कि ये कार्ड पाने के योग्य कौन है, उसके लिए क्या क्या वरीयता चाहिए, उसको समझ लेते हैं। तो वह भारतीय मूल का नागरिक हो और पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, अफगानिस्तान, इन देशों के, यानी जो भी मैंने देश मेंशन किए हैं, इन देशों के अलावा किसी अन्य देश का नागरिक हो। इन देशों से वो पर्सन नहीं होना चाहिए, भारतीय मूल का हो और इन देशों का ना हो, तभी ये जो आपका कार्ड है, POI कार्ड है, मिल सकता है। और उसके बाद बताया जा रहा है कि या पहले भारतीय पासपोर्ट रखता है। अगर भारतीय पासपोर्ट भी रखता है तो भी उसको ये कार्ड मिल सकता है। उसके बाद भारतीय नागरिक का पति या भारतीय विरासत का व्यक्ति है, तभी वह इस कार्ड के लिए योग्य होगा। उसके बाद बताया जा रहा है PIO कार्ड धारक 15 वर्ष की अवधि के लिए कई बार भारत में प्रवेश कर सकते हैं। उन्हें दूसरा वीजा प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें भारत में घुसने के लिए वीजा की जरूरत नहीं है अगर ये कार्ड उनके पास रहता है तो। और वो 15 वर्ष तक भारत में आ जा सकते हैं कई बार। तो ये फायदे हैं। तो आप इनको याद रखिएगा कि PIO कार्ड कौन कौन पा सकता है और उसके क्या क्या फायदे हैं, इस तरीके से आप इनको समझ सकते हैं। उसके बाद बात करें ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ये कार्ड क्या है और किस तरीके से ये भारत में लागू था। क्योंकि इस टाइम पे, प्रेजेंट टाइम में, इसको खत्म कर दिया गया है, ये समाप्त हो चुका है पूरी तरीके से और इसको मर्ज कर दिया गया है। तो अब आप इसको समझ लीजिए कि ये था क्या, अगर आपसे कभी पूछा जाए तो आप इसको समझ सकें। तो OCI कार्ड उन विदेशी लोगों के लिए है, मतलब कि ये था हो जाएगा लेकिन ये समझाया जा रहा है तो इसको आप समझ लीजिए, जो 26 जनवरी सन 1950 को या उसके बाद भारतीय नागरिकता के पात्र थे या पहले से ही भारत के नागरिक थे। तो 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारतीय नागरिक के पात्र थे, यानी इस टाइम के बाद जो भारतीय नागरिकता प्राप्त करने लायक जो व्यक्ति हैं उनको, या उससे पहले से ही भारतीय नागरिक थे, उनको ही ये कार्ड दिया जा सकता है जो विदेश में रहते हैं।
ये बताया जा रहा है। उसके बाद ओसीआई कार्ड पाकिस्तान या बांग्लादेश के नागरिकों के लिए उपलब्ध नहीं है। जैसे कि वहाँ पे हम लोगों ने देखा था, जो आपका पीआईओ कार्ड था उसमें पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, चीन, अफगानिस्तान, इन सभी देशों के नागरिक नहीं पा सकते थे ये कार्ड। और इसमें अगर बात करें तो पाकिस्तान और बांग्लादेश ही इसमें मेंशन है। तो अगर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड की बात करें तो उसमें कौन से दो देश नहीं शामिल हो सकते हैं, तो उसमें है पाकिस्तान और बांग्लादेश। तो इन नागरिकों के लिए ये कार्ड नहीं है। और उसके बाद ओसीआई कार्ड धारक के पास वोटिंग विशेषाधिकार नहीं होते हैं। तो इनको भी आप ध्यान रखिएगा कि उनके पास वोटिंग के राइट्स नहीं है। उसके बाद ओसीआई दोहरी नागरिकता के समान नहीं है, यानी कि ये डुअल सिटीजनशिप नहीं प्रदान करता है। करता था ये होगा, अब है मैं जहाँ यूज़ कर रहा हूँ, जैसे कि ये सारी चीज़ें जो डिटेल में बताई गई थी वो मैंने वहाँ से इसको लिया है और उसको समझाने की कोशिश की है। तो उसमें जहाँ जहाँ भी है आपको समझ में आ रहा है तो वो सिर्फ समझाने के लिए है। अब ये खत्म हो चुका है तो कुल मिला के ये था हो गया, पास्ट हो गया। लेकिन आप इसको समझने के लिए समझ इसको यूज़ कर सकते हैं। ओसीआई कार्ड धारक भारत के नागरिक नहीं हैं। ये भारत के नागरिक नहीं है, विदेशी होते हैं। ओसीआई कार्ड एक बहुउद्देशीय बहुप्रवेशी वीजा है जो आपके शेष जीवन के लिए भारत में प्रवेश यानी भारत में एंट्री करने के लिए अनुमति देता है। यानी कि ये अनुमति देता था जो भी विदेशी रहते थे वो भारत में जीवन भर आने जाने के लिए यानी कि प्रवेश करने के लिए। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अगर बात करें कि जो फाइनेंशियल यानी कि वित्तीय और एजुकेशनल यानी कि शैक्षिक और आर्थिक पहलुओं के संदर्भ में यानी कि इकोनॉमिक कंसिडरेशन की बात करें तो उनके लिए ओसीआई कार्ड रखने वाले लोग एनआरआई के समान विशेषाधिकार प्राप्त करते हैं। अगर इन लोगों की बात करें कि जो ओसीआई कार्ड धारक हैं अगर वो इस क्षेत्रों से रिलेटेड हैं यानी कि वित्तीय, शैक्षिक और आर्थिक पहलुओं से, यानी कि आपके फाइनेंशियल, एजुकेशनल और इकोनॉमिक क्षेत्र से अगर संबंधित हैं तो उनको एनआरआई के समान ही विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। यानी कि प्रिविलेज जो मिलते हैं एनआरआई को वो प्रिविलेज इनको प्राप्त होंगे। हालांकि वे भारत में कृषि भूमि प्राप्त करने में असमर्थ हैं, यानी कि उनको कोई भी एग्रीकल्चरल लैंड नहीं प्राप्त हो सकता है इंडिया में। तो आप इनको ध्यान रखिएगा कि वो इस पे हक नहीं जमा सकते हैं किसी भी लैंड पे। अब बात करते हैं कि असम में क्या सिनेरियो है सिटीजनशिप का। तो उसमें कई सारे प्रॉब्लम्स आए थे और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी मेंशन किया था असम के बारे में, तो इनको आप समझ लीजिए क्योंकि ये भी अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये सारी घटनाएं हुई हैं तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि भारत में हम लोग किस तरीके से एकत्र हुए हैं, कैसे एकजुट हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स आए हैं उनको चलिए समझते हैं। तो 1970 के दशक में असम ने पूर्वी पाकिस्तान और 1971 यानी ईस्ट पाकिस्तान जो आपका बांग्लादेश है और 1971 के बाद वर्तमान बांग्लादेश, यानी कि पहले तो जो आपका ईस्ट पाकिस्तान था वही 1971 के बाद बांग्लादेश का दर्जा मिल गया तो वो वर्तमान बांग्लादेश हो गया। तो इससे बड़े पैमाने पर अवैध प्रवसन यानी कि जो भी माइग्रेशन होता था अवैध तरीके से वो असम ने बहुत झेला था। ठीक है, बहुत अनुभव किया था। इसके परिणाम स्वरूप अवैध प्रवासियों के निर्वसन के लिए 6 साल यानी कि 6 सालों तक लंबा आंदोलन चला। असम वाले जो लोग हैं उन लोगों ने आंदोलन चलाया कि हमारे यहाँ पे अवैध प्रवसन बहुत ज़्यादा हो रहा है, जो कि बांग्लादेश से यानी कि जो पहले ईस्ट पाकिस्तान था वहाँ से बहुत ही ज़्यादा संख्या में लोग प्रवसन प्रवसन के लिए यहाँ पे आए थे। और जिससे कि वहाँ के जो संसाधन हैं यानी कि जो रिसोर्सेज हैं और जो सारी चीज़ें हैं उन वहाँ की सुविधाएं हैं उसमें बहुत कमी पड़ने लगी। और वहाँ पे जो जीवन था वो बहुत ही बदहाल हो गया। तो इस वजह से वहाँ के लोग परेशान थे और 6 सालों तक उन्होंने आंदोलन किया। उसके बाद ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन जो एक ये यूनियन था ने एनआरसी को अपडेट करने और 1951 के बाद असम में प्रवेश करने वाले सभी अवैध प्रवासियों को निर्वासित करने, यानी कि इस टाइम के बाद जो भी असम में प्रवेश किया है उन सभी प्रवासियों को, अवैध प्रवासियों को भारत से बाहर निकाल दिया जाए, इसके लिए आंदोलन किया। उसके बाद अवैध प्रवा अवैध आप्रवासन के खिलाफ असम आंदोलन ने अंततः 1985 के ऐतिहासिक असम समझौते यानी कि 6 साल के बाद इन लोगों को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई, जिसमें आंदोलन के नेताओं और राजीव गांधी सरकार यानी कि जो अभी आंदोलन के नेता थे जो मैंने ग्रुप बताया, और राजीव गांधी सरकार उस टाइम पे जो सरकार थी वो राजीव गांधी की थी और राजीव गांधी का एडमिनिस्ट्रेशन था। तो उन्होंने हस्ताक्षर किया। उसके बाद इसने
25 मार्च सन 1971 को भारत के पूर्वोत्तर से अवैध प्रवासियों के निर्वासन की कट ऑफ तारीख के रूप में निर्धारित किया। यानी कि ये हस्ताक्षर किया कि 25 मार्च सन 1971 के बाद भारत के पूर्वोत्तर से जो अवैध प्रवासी आए हैं उनको हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये डेट डिसाइड की गई कि जिसके तहत वहां पे अब अवैध प्रवासन नहीं होगा। तो इस तरीके से वहां का आंदोलन समाप्त हुआ। अब बात करते हैं जो अवैध प्रवासियों को हटाना था और ये सारी चीजें की जानी थी, जिनकी पहचान करना था, वो धारा 6A और अवैध प्रवासी अधिनियम 1983 के तहत किया जाना था, जो केवल असम और विदेशी अधिनियम 1946 में लागू था। ठीक है, तो इस चीज को 2005 में सर्बानंद सोनोवाल की याचिका थी, उसके द्वारा इस चीज को पलट दिया गया था। तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अंततः इसे विदेशियों असम के लिए न्यायाधिकरण आदेश 2006 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, जिसे 2007 में फिर से पलट दिया गया था। तो यहाँ पे जो असम का प्रॉब्लम था, वो उसमें बहुत ही सारे उतार चढ़ाव देखे गए, क्योंकि उसे अधिग्रहण किया गया था उस क्षेत्र का। उसके बाद वहाँ के जो निवासी थे वो भारत के निवासी बने, उनको भारत की नागरिकता मिल गई। लेकिन जो पाकिस्तान, यानी कि जो ईस्ट पाकिस्तान पहले था, उसके बाद 1971 के बाद जो बांग्लादेश बना, वहां से जो अवैध प्रवासी आ रहे थे उससे इनको प्रॉब्लम हुई और कई सारे आंदोलन किए। उसके बाद कई सारी घटनाएं हुई जिससे कि इन लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट हुई इन लोगों के क्षेत्र में। उसके बाद अब देखते हैं कि क्या हुआ आगे। आईएमडीटी मामले में अदालत ने फैसला सुनाया कि भौगोलिक रूप से आधारित वर्गीकरण अनुच्छेद 14 के समानता का अधिकार का उल्लंघन था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 14 है वो समानता के अधिकार है, यानी कि राइट टू इक्वलिटी। तो ये सारी चीजें अदालत ने बताई कि ऐसा नहीं हम कर सकते हैं और ये उल्लंघन करता है समानता के अधिकार का। तो ये सारी चीजें हुई। उसके बाद अगर अब बात करें हम अमेंडमेंट टू द सिटीजनशिप एक्ट, नागरिकता अधिनियम के संशोधन, तो इनकी बात करें तो हमने बताया था पिछले वीडियो में भी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो ना देखी हो तो आप देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने आर्टिकल्स भी बताए हैं और सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है कि कैसे भारत में कोई भी व्यक्ति नागरिकता पा सकता है और क्या क्या उसके लिए प्रोविजंस हैं। और कई सारी चीज़ें हमने मेंशन की है उसमें। हमने ये भी बताया था कि उन जो सिटीजनशिप एक्ट है 1955 का, उसमें कितनी बार अभी तक संशोधन हुए हैं। तो वहीं पे हम लोगों ने ये टॉपिक कंप्लीट किया था और वहाँ पे ये भी हमने मेंशन किया था कि जो लास्ट में जो संशोधन हुआ है उसका क्या वैल्यू है और क्या क्या चीज़ें उसमें हुई हैं। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो उससे पहले जो भी संशोधन हुए हैं उनमें क्या क्या किया गया था। तो अगर बात करें नागरिकता अधिनियम 1955 में अब तक 5 बार 1986, 2003, 2005, 2015 और 2019 में संशोधन किया गया है। अगर हम बात करें 1986 के अधिनियम की, जो संशोधन हुआ है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 की बात करें, तो धारा 3 में 1986 का संशोधन संवैधानिक खंड, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्लॉज और मूल नागरिकता अधिनियम की तुलना में कम व्यापक था, जिसने भारत में जन्म लेने वाले सभी लोगों को जस सोली के आधार पर नागरिकता प्रदान की। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, ये हो गया। इसमें यह किया गया, संशोधन ने यह आवश्यकता पेश की कि 26 जनवरी सन 1950 को या उसके बाद भारत में पैदा हुए लोग, लेकिन 1 जुलाई सन 1987 से पहले भारत के नागरिक हों, ये बताया गया। उसके बाद नागरिकता केवल 1 जुलाई सन 1987 के बाद और 4 दिसंबर 2003 से पहले पैदा हुए लोगों के लिए उपलब्ध है, यदि उनके माता पिता से कोई एक, यानी कि उनके माता पिता में से कोई एक उनके जन्म के समय भारतीय नागरिक था। तो ये सारी चीजें इसमें मेंशन की गई, अमेंडमेंट किया गया। तो इसको आप समझ सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें उसके नेक्स्ट जो अमेंडमेंट हुआ था 2003 में, तो उसमें बताया गया कि बांग्लादेश से घुसपैठ को ध्यान में रखते हुए, जो बांग्लादेश से घुसपैठ हो रही थी उसको ध्यान में रखते हुए संशोधन के ने उपरोक्त मानदंड को और सख्त बना दिया, यानी कि उसको और टफ कर दिया। कि जैसे कि मान लीजिए अवैध प्रवासन हो रहा था तो उसके वजह से यहाँ पे जो मानदंड थे नागरिक बनने के उसको और टफ बना दिया, जिसमें बताया गया कि 4 दिसंबर 2004 को या उसके बाद पैदा हुए लोगों के लिए कानून अब यह निर्धारित करता है कि उनके स्वयं के जन्म के अलावा माता पिता दोनों को भारतीय नागरिक होना चाहिए। ये हो गया। उसके बाद या माता पिता में से एक को भारतीय नागरिक होना चाहिए और दूसरा अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। तो इसमें ये बताया गया
कि माता पिता दोनों को भारतीय नागरिक होना चाहिए। अगर ये नहीं हो पाता है तो उसके बाद माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो, लेकिन जो दूसरा हो वो अवैध प्रवासी ना हो। ये भी एक चीज ऐड कर दी गई कि अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। तो इससे अपने आप में ये प्रोविजन टफ हो गया। उसके बाद इन प्रतिबंधित संशोधन के साथ भारत संकीर्ण जुस सांगुइनेस यानी कि रक्त संबंध के आधार को अपनाने के कगार पर है। यानी कि जो रक्त संबंध के आधार पर जो नागरिकता में फोकस किया जाता है उसको भी अपनाने के कगार पर है, ऐसा मेंशन किया गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अवैध प्रवासी को नहीं लिया जाना था, उसमें माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो लेकिन अप्रवासी कोई भी ना हो। और उसके बाद इसमें दोनों लोग भारतीय नागरिक हों तो भी ये नागरिकता मिल सकती है। तो ये इस तरीके से इसमें बताया गया। इसमें कहा गया कि अगर कोई अवैध प्रवासी भारत में 7 साल से रह रहा हो तो भी वह प्राकृतिकरण या पंजीकरण के जरिए नागरिकता का दावा नहीं कर सकता। अगर कोई भी व्यक्ति अवैध प्रवासी है तो वो चाहे 7 साल तक भी रह जाए तो भी उसको भारत की नागरिकता नहीं दी जा सकती, ऐसा दावा किया गया। क्योंकि अगर नॉर्मली अगर देखा जाए तो कोई 7 साल तक रहता था तो उसको भारतीय नागरिकता मिलने के लिए पात्रता मिल जाती थी। तो इसको और टफ बना दिया गया क्योंकि यहाँ पे घुसपैठ बहुत ज़्यादा हो रही थी और जिससे कि यहाँ पे बहुत ही प्रॉब्लम हो रही थी हमारे देश में। तो ये सारी चीज़ें की गई 2003 में। अब बात करते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 की। इसने दोहरी नागरिकता प्रणाली को शामिल किया, यहाँ पे डुअल सिटीजनशिप सिस्टम को अलाउ किया। उसके बाद अगर तो आपसे पूछा जाए कि डुअल सिटीजनशिप किस संशोधन में लागू किया गया सिटीजनशिप के लिए, तो आपको बताना है जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2005 है उसमें दोहरी नागरिकता प्रदान की गई। उसके बाद यह पाकिस्तान और बांग्लादेश के, यानी कि अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश के बात करें तो उनके नागरिकों को छोड़कर सभी देशों के नागरिकों पर लागू होता था। यहाँ के नागरिक डुअल सिटीजन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, जबकि बाकी देशों को ये चीजें सुविधा दी गई थी। ठीक है, उसके बाद बात करें नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 की, यानी द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2015 की, तो पंजीकरण और प्रकटीकरण द्वारा नागरिकता भारत सरकार में काम करने वाले और 12 महीने तक देश में रहने वाले लोगों के लिए सरकार 30 दिनों तक की छूट दे सकती थी। तो ये चीजें की गई उसमें। और उसके बाद भारत के विदेशी नागरिकों और भारत के मूल के व्यक्तियों की योजनाओं का विलय कर दिया गया। यानी कि जो मैंने बताया था कि विलय कर दिया गया था, यानी कि अब ओसीआई अलग से नहीं रहेंगे। तो ओसीआई को, यानी कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया को, और पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन को, जो स्कीम थी उसको मर्ज कर दिया गया। ठीक है, अब कोई ये अलग से नहीं रह गया ओसीआई। उसके बाद विदेशी नागरिकता का परित्याग और रद्दीकरण, यानी कि जो ओसीआई था यानी कि उसको कैंसिल कर दिया गया। ओवरसीज जो सिटीजनशिप थी उसको रद्द कर दिया गया। तो उसके बारे में डिटेल में बताया जा रहा है। भारत की विदेशी नागरिकता कार्ड को रद्द करने का प्रावधान किया गया, जहां यह एक भारतीय नागरिक या भारत के प्रवासी नागरिक के पति द्वारा प्राप्त किया जाता है यदि विवाह अदालत द्वारा भंग हो जाता है या पति या पत्नी दूसरी शादी में प्रवेश करते हैं। तो ये चीजें मेंशन थी, तो ये चीजें समाप्त हो गई इस अमेंडमेंट के द्वारा। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2015 है उसमें ओसीआई को समाप्त कर दिया गया। ये आपसे क्वेश्चन बनते हैं कि ये चीजें कब समाप्त की गई थी, तो आपको बताना है कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था 2015 का, तो उसके द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद बात करते हैं जो रिसेंटली हुआ है, जो लेटेस्ट संशोधन है उसकी बात करते हैं, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 की। तो इसमें बताया गया है कि संशोधन पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के 6 समुदायों, यानी कि हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और जो भी ईसाई हैं उनके सदस्यों को भारत में रहने की अनुमति देता है यदि वे 14 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश करते हैं। तो ये चीजें मेंशन की गई। उसके बाद इन 6 धर्मों से संबंधित आवेदक के लिए एक विशेष शर्त के रूप में संशोधन प्राकृतिकरण अवधि को 11 से घटाकर 5 वर्ष कर दिया। तो आपको ये ध्यान रखना है, पहले ये 11 था लेकिन विशेष शर्त के अनुसार इसको 5 वर्ष कर दिया गया, जो प्राकृतिकरण की अवधि थी। ठीक है, इन 6 धर्मों के लिए। उसके बाद अधिनियम के अनुसार नागरिकता प्राप्त करने पर ऐसे लोगों को भारत में प्रवेश के दिन से ही भारत का नागरिक माना जाएगा और उनके अवैध प्रवसन या नागरिकता के संबंध में उनके खिलाफ सभी कानून प्रक्रियाएं बंद कर दी जाएंगी। तो ये सारी चीजें मेंशन की गई। इसके बाद इसमें यह भी कहा गया
कि जिन लोगों के पास ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया यानी कि ओसीआई कार्ड है, जो भारतीय वंश के विदेशी नागरिकों को स्थायी रूप से भारत में रहने और काम करने की अनुमति देते हैं, यदि वे बड़े और छोटे अपराधों अपराधों के लिए स्थानीय कानून का उल्लंघन करते हैं, तो वे अपना दर्जा खो सकते हैं। अगर ऐसा ये करते हुए पाए जाते हैं, तो उनकी जो भारतीय नागरिकता है, वो समाप्त हो जाएगी। ठीक है, ये सारी चीजें बताई गई। उसके बाद दो अधिसूचनाओं ने ऐसे प्रवासियों को पासपोर्ट अधिनियम और विदेशी अधिनियम से भी छूट दी। तो इसको आपको ध्यान रखना है। असम में बड़ी संख्या में संगठनों ने इस विधेयक की निंदा की, क्योंकि यह अवैध बांग्लादेशी हिंदू प्रवासियों को नागरिकता प्रदान कर सकता है। क्योंकि यहाँ पे जब हिंदू लोगों के लिए और बाकी सारी चीजों के लिए यहाँ पे छूट दी गई है, तो यहाँ पे जो असम है वहाँ पे बोला गया कि बांग्लादेशी जो हिंदू हैं वो प्रवास कर सकते हैं उस हिसाब से हमारे राज्य में। तो ये अपने आप में हमारे लिए निगेटिव पॉइंट है, तो इसलिए इस विधेयक की निंदा की गई असम में। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद बिल का तर्क यह है कि हिंदू और बौद्ध बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हैं और धार्मिक उत्पीड़न से डरने के लिए भारत चले गए, जबकि मुस्लिम बांग्लादेश में बहुसंख्यक हैं। इस प्रकार उन पर दावा नहीं किया जा सकता। और बाकी डिसीजन तो सरकार के ही हाथ में है, तो उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। हम लोग को सिर्फ ये समझना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं इतिहास में, और हमको उसके बाद उसको समझ के हमें आगे बढ़ना चाहिए, नंबर लेना चाहिए और अपनी ज़िंदगी जीनी चाहिए। तो चलिए अब निष्कर्ष देख लेते हैं कि इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। केवल धर्म के आधार पर 6 साल की रेजिडेंसी रियायत देना धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के विपरीत है। इसमें ये बताया जा रहा है कि अगर हम देखें कि धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, हमारे संविधान में भी ये बात कही गई है, तो सिर्फ अगर हम धर्म की बात करते हैं तो भारत में ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बताया जा रहा है। भारत एक ऐसे देश के रूप में है जो वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा का पालन करता है। निर्णय लेने में जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, जिससे कि उनके नागरिकों को ही वहां से वंचित किया जाए और इस प्रकार सदियों पुराने मूल्यों का खंडन हो। कुल मिला के अगर हमारा देश वसुधैव कुटुंबकम के विचारधारा पे चलता है, तो हमें ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए, ये बताया गया है। उसके बाद समय की मांग है कि केंद्र सरकार स्पष्ट रूप से असम के अंतिम एनआरसी से बाहर किए गए लोगों के भाग्य के बारे में कार्रवाई का खाका तैयार करे, और राजनीतिक दलों को पूरी एनआरसी प्रक्रिया को चुनावी संभावनाओं से रंगने से बचना चाहिए। यानी कि कोई भी राजनीतिक दलों का फायदा देखते हुए ये सारे कदम नहीं उठाए जाने चाहिए। कुल मिला के सारी चीजें राज्य में जो लोग रह रहे हैं, नागरिक हैं, वहां के अच्छाई के बारे में सोचते हुए डिसीजन लेना चाहिए। एक अत्यधिक कानूनी दृष्टिकोण केवल असुरक्षा और चिंता को बढ़ावा देती है, तो ये बताया जा रहा है। तो कुल मिला के जो भी डिसीजन लिए गए हैं, जो हमारे 2019 का जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, उसमें सभी जो नागरिक हैं उनके लाभ को देखते हुए निर्णय लिए जाने चाहिए। तो कुल मिला के अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जब आप सब्सक्राइब पे क्लिक करेंगे, तो आपको बेल आइकॉन एक दिखाई पड़ेगा, उसमें आपको ऐसे डबल सिंबल ऐसे बना होगा, तो आप उसको क्लिक कर दें, जिससे कि मेरी जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल जाए और आप उसको तुरंत देख सकें। और जब आप कमेंट करते हैं और लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब करते हो, तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं और मेहनत करके आपके लिए वीडियो लाता हूँ। तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।